प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये वो कार्यक्रम है जहां मैं सिर्फ कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। और आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि यहाँ मैं सिर्फ कुंडलियों का विश्लेषण कैसे करता हूँ, या मुझे ये कुंडलियाँ मिलती कहाँ से हैं, और अगर आप मेरे चैनल को ये पहली बार मुझे देख रहे हैं, आपको मेरे दो अन्य बाकी चैनल को भी देख लेना चाहिए। एक है नकुल पाराशर के नाम से ज्योतिषी लक्ष्य, दूसरा है राशिफल विथ नकुल पाराशर। और ये जिस पे पाराशर पॉडकास्ट है, इसमें मैं कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ। पहले ये वाला कार्यक्रम जो था, जो कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम था, वो नकुल पाराशर वाले चैनल पे जाता था। बाद में मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग चैनल ही बना देते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूँ बिना समय का नुकसान किए। इस कुंडली पे मैं लेके आऊं, पर आपको पहले ज्योतिष की जो सबसे बारीक चीज है, मैं उससे आपका अध्ययन करा देता हूं। 2 मिनट आपको मुझे समय चाहिए। मेष राशि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों को कोई ना कोई राशियां रूल करती हैं। मतलब आकाश मंडल को, पूरा जो गोल क्षेत्र था, उसको आपने 360 डिग्री जो थी, उसको आपने 12 भागों में विभाजन कर दिया। 12 भाग में जब आपने उसका विभाजन किया और प्रत्येक भाग को आपने एक नाम दे दिया, तो वो नाम कौन सा दिया? जैसे 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, तो उसी तरीके से इन 12 भाग को, जो आसमान के 12 भाग बांटे गए थे, उनको एक एक अक्षर, एक एक नाम दिया गया। एक ऐसा क्षेत्र जहां मेष राशि, दूसरा वृषभ राशि, तीसरा मिथुन राशि, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, 6वीं कन्या, 7वीं तुला, वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं राशि मीन राशि। ऐसे ये 12 राशियां बन गई। अब इनके स्वामी जो होते हैं, वो होते हैं मेष राशि के स्वामी देव मंगल होते हैं। पर कोई आवश्यक नहीं है कि किसी भी जातक का जन्म जब हो रहा है, उस समय पे उस राशि क्षेत्र का स्वामी वहीं बैठा हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। इस वजह से इस जातक का, जिनकी कुंडली मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, इनकी कुंडली में मेष राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। अब सभी व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि के स्वामी मंगल ही बनेंगे। दुनिया की जितनी जनसंख्या है, अगर हम एक एक व्यक्ति की कुंडली बनाएंगे, तो उसमें सबके, मतलब मेष राशि के स्वामी मंगल देव, वृष राशि के स्वामी शुक्र देव, एक एक करके बताऊंगा तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। तो मेष राशि के स्वामी देव मंगल बने। कोई आवश्यक नहीं कि ये यहीं बैठे। इन्होंने जब जातक का जन्म हुआ था, तब ये घूम करके ये कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, है ना। एक एक ग्रह एक खास निश्चित समय के लिए किसी एक राशि में रहता है। जैसे गुरु लगभग 1 वर्ष एक राशि में रहते हैं। शनिदेव लगभग एक राशि में मंद गति से चलने के कारण 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। वैसे ही राहु और केतु कम से कम 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं। सूर्यदेव 29-30 ऐसे दिन एक राशि में रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मंगल देव जो है वो 1.5 महीना एक राशि में रहते हैं। ऐसे ही लगभग 1 महीना, कुछ दिन, 15 दिन, 10 दिन करके बुध और शुक्र देव भी रहते हैं, आगे पीछे चलते रहते हैं। तो मंगल देव इनके जन्म के समय पे किस राशि में थे? कर्क राशि में थे। वृष राशि के स्वामी देव शुक्र थे, और शुक्र देखिए यहीं बैठे हैं। मतलब जब जातिका का जन्म हो रहा था, तब शुक्र देव यहीं बैठे थे। और शास्त्र कहता है कि भाव का स्वामी, मतलब शुक्रदेव आसमान के इस 11वें क्षेत्र में बैठे थे। ये पहला क्षेत्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। कोई आवश्यक नहीं है कि 9वें नंबर की राशि में, जहां पे 9 नंबर का खाना आता है घर, इसमें 9 नंबर ही लिखा हो। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि राशियां बदलती रहती हैं। पूर्व दिशा है ये, तो पूर्व दिशा में आपके जन्म के समय पे कर्क राशि थी। दक्षिण दिशा उस समय मेष राशि में विराजमान थी, है ना, दक्षिण दिशा में। पश्चिम दिशा है ये, पश्चिम दिशा में जन्म के समय पे मकर राशि विराजमान थी। उत्तर दिशा ये है जहां पे आपके जन्म के समय पे तुला राशि विद्यमान थी। और इन्हीं राशियों में विभिन्न ग्रह बैठे रहते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, और वो वहीं बैठे थे। और ग्रंथ क्या कहता है कि भाव का स्वामी, मतलब राशि का जो अधिपति है, अगर वहीं बैठेगा तो वो बहुत बलवान माना जाता है।
मिथुन राशि के अधिपति बुध होते हैं, तो यहां नहीं बैठे हैं। मिथुन राशि के बुध यहां नहीं बैठे, यहां कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। तो बुध कहां बैठे हैं? जन्म कुंडली के लग्न में। अब यहां पे सिद्धांत एक लागू होगी कि बुध का लग्न में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। बुध शुक्रो दश सहस्त्राणी बुद्धो दश शतानि च। शुक्र और बुध लग्न में बैठ करके लाख और हजार दोषों का समन क्रमशः कर देते हैं। शुक्रो दश सहस्त्राणी 10,000 दोषों का, बुद्धो दश शतानि च बुद्ध 1,000। तो बुध जो है वो यहां पे लग्न में बैठ गए। कहां इनको बैठना था? 12वें भाव में। ये 12वां भाव है, तो 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठ गए। उसके बाद 4 नंबर के राशि के अधिपति चंद्रमा होते हैं, और देखिए चंद्रमा यहीं बैठे हैं। तो यहां शुक्र अपनी राशि में, बुध लग्न में बलवान होते हैं, चंद्रमा अपनी राशि में बैठ गए। ये अतिरिक्त बलवान, मतलब 3 ग्रह अभी तक बलवान हो गए। एक शुक्र, दूसरे चंद्रमा और तीसरे बुध। चौथे नंबर पे जो ग्रह बनते हैं वो बनते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी देव सूर्य होते हैं। उनको यहां बैठना चाहिए था, पर बैठे कहां हैं? 12वें। ये दिक्कत वाली बात है। तो सूर्य जो होते हैं वो किसी व्यक्ति की कुंडली में उसके आत्मा के कारक होते हैं। मतलब व्यक्ति की आत्मा कितनी शुद्ध है, उसका आत्मविश्वास कितना बलवान है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल किस स्तर का है। तो अगर किसी भी भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाता है तो वो उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित जितने क्षेत्र होते हैं उसकी वो कमजोरी करने लगता है। जैसे अगर सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं तो ये द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और द्वितीय भाव से किसी भी व्यक्ति की कुंडली में धन को देखा जाता है। मतलब ये जितनी संख्या है दुनिया की, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति की जो कुंडली बनेगी उसमें जिस तरीके से मैंने कहा कि मेष राशि सबके लिए मंगल ही अधिपति बनेंगे, सिंह राशि के अधिपति सभी की कुंडली में सूर्य ही बनेंगे, कर्क राशि के स्वामी सब जगह चंद्रमा ही बनेंगे सभी की कुंडली में, और सभी जातक की कुंडली में दुनिया की जितनी जनसंख्या है उस सभी संख्या की कुंडली में द्वितीय भाव से ही धन का विचार किया जाएगा। धन का विचार किसी अन्य भाव से नहीं किया जाएगा, दूसरे भाव से ही विचार किया जाएगा। पर यह बदलेगा क्या वहां पे? तो द्वितीय भाव में राशि बदल जाएगी। आपकी कुंडली में सिंह राशि का निर्माण हुआ है, मेरी कुंडली में वहां 10 नंबर लिखा है, किसी तीसरे व्यक्ति की कुंडली में वहां 5 नंबर लिखा होगा, चौथे में 6 नंबर लिखा होगा, किसी चौथे व्यक्ति के 5वें व्यक्ति की कुंडली में 10 नंबर लिखा होगा। पर कितने से कितने तक के बीच में लिखा रहेगा? जब भी जन्म कुंडली का निर्माण होगा तो वो 12 तक की संख्या ही पूरी करेगा। 12 से घट करके बढ़ करके अब 13 पे नहीं जाएंगे। ये संख्या 1 से शुरू होगी और 12 तक की राशि बनाएगी। क्यों 12 तक की राशि बनाएगी? क्योंकि आपने आकाश को बराबर बराबर 12 भागों में विभाजित किया है। क्लियर है? तो यहां पे 5 नंबर लिखा, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं वो 12 में बैठ गए। तो किसी भी भाव के स्वामी का 12 में बैठना थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन एक फायदा यह होगा कि व्यक्ति का जो धन होगा वो विदेश से आएगा, क्योंकि जैसे यहां से धन का विचार किया जाता है उसी तरीके से 12वें भाव से विदेश का विचार किया जाता है। तो अब व्यक्ति जब कभी भी धन कमाएगा तो वो बाहर जाकर के कमाएगा। क्लियर है? लेकिन उसकी आत्मबल की स्थिति कमजोर होगी, वो जल्दी ही किसी समस्या से परेशान हो जाए, वो जल्दी ही अपने कॉन्फिडेंस को कमजोर कर दे, वो जल्दी ही किसी चीज से घबरा जाए, बेचैन हो जाए, और उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनती रहेंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न में ही शनि और मंगल बैठे हैं। और शास्त्र कहता है कि जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में शनि और मंगल जैसे 2 पापक ग्रह बैठ जाएं, याद रखिए मैंने यहां एक टर्म इस्तेमाल किया है पापक। तो पाप का अर्थ पाप करना या कराना, और एक उसका अपोजिट होता है शुभग, यानी कि शुभ। आप सामान्यतया अगर आप इसको बेसिक भाषा में समझेंगे तो शुभ का अक्षर होता है शुभ और अशुभ का अर्थ होता है अशुभ, मतलब बुरा या कमजोर। तो उसी तरीके से शुभ ग्रह का अर्थ होता है वो आपके लिए अच्छा है, और पापक ग्रह का अर्थ होता है कि वो सबके लिए फंक्शनली वो पापक है, मतलब वो अपनी दशा काल में थोड़े बुरे परिणाम देगा। तो यहां पे जो लग्न में शनि और मंगल बैठे हैं वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए पापक ही बनेंगे, नेचुरली ये पापक ही हैं। जैसे कोई व्यक्ति नेचुरली क्रोधी है, कोई व्यक्ति नेचुरली झगड़ालू नहीं है, वो शांत है, वो झगड़े पसंद नहीं करता। तो यहां पे जब जन्म कुंडली के लग्न में
शनि और मंगल बैठेंगे तो व्यक्ति को थोड़े बहुत मेहनत करने पे विवश करेंगे। अब उसका कोई भी काम बड़ी सरलता से नहीं बनेगा, थोड़ी साहस बल इकट्ठा करने की आवश्यकता है। आपको अपने आप को जुटाना पड़ेगा, थोड़े विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा। और क्यों? इस वजह से भी क्योंकि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी 12 में बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाव, ये पहला भाव है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, पर भावों में राशियां बदलती हैं, इस बात का ध्यान हमेशा ही रखना होगा। तो तीसरे भाव में क्या बन गई? आपके जन्म के समय पे कन्या राशि बनी थी। इसके स्वामी जब लग्न में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति मेहनती होता है। इसका एक और कारण यह भी होगा क्योंकि मेहनत वस्तुतः किसी एक ग्रह से देखा जाता है और वो ग्रह है मंगल। तो मंगल आपकी कुंडली के लग्न में विराजमान है। ये लग्न कहते हैं, ये दूसरा भाव है, धन का भाव है, ये पराक्रम का भाव है, ये सुख का भाव है, ये विद्या का भाव है, ये शत्रु और कंपटीशन नौकरी का भाव है, ये व्यापार और आपकी दिनचर्या का भाव है। मतलब क्या है? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आकाश मंडल के उस क्षेत्र से, तो आकाश मंडल का ये पहला क्षेत्र है जहां से आपका जन्म होता है, ये दूसरा क्षेत्र है, ये तीसरा है। तो आकाश मंडल के 6वें क्षेत्र से हम नौकरी का विचार करते हैं। आकाश मंडल के 7वें क्षेत्र से हम अपने डेली रूटीन का विचार करते हैं। 8वें क्षेत्र से आयु का और मृत्यु का विचार करते हैं। आकाश मंडल के 9वें क्षेत्र से, जहां पे 12 नंबर लिखा है, यहां से हम भाग्य का और धर्म का विचार करते हैं। आकाश मंडल के 10वें क्षेत्र से हम अपने समाज में स्थिति का विचार करते हैं। हमारी सामाजिकता कैसी रहेगी, मेरी समाज में प्रतिष्ठा कैसी रहेगी। जन्म कुंडली के 11वें स्थान से हम अपने जीवन में कितना प्राप्त कर पाएंगे, हमें जब कभी भी ये देखना होगा तो हम 11वें भाव में देखेंगे। और सिद्धांत क्या कहा कि अगर भाव का स्वामी है, 11वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, यहीं बैठे हैं, यहीं देख रहे हैं, यहीं बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो भाव बहुत संतुष्ट है। मतलब हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो हमें आवश्यक रूप से मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपटीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लग्न में ही शनि मंगल बैठे हैं। नेचुरली ये व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश करते हैं। आप पराक्रमी क्यों हैं? बाय नेचर, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के लग्न में बैठा है। मैंने क्या बात कही अभी थोड़ी देर पहले कि एक ऐसा ग्रह होगा जो आपके पराक्रम को रूल करेगा, एक ऐसा ग्रह होगा जो आपकी आत्मा को रूल करेगा, एक ऐसा ग्रह होगा जो आपके विवेक और बुद्धि को रूल करेगा, एक ऐसा ग्रह होगा जो आपके विलक्षणता, ज्ञान, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, इन सभी चीजों को रूल करेगा। तो कहने का अर्थ है कि यहां मंगल रूल करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में मंगल के कारक, मंगल जो होते हैं वो पराक्रम के कारक होते हैं। और जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लग्न में ये बैठ जाते हैं, मतलब वो व्यक्ति अब स्वभावगत मेहनती होता है, अब उसको मेहनत करनी ही करनी है। तो यहां पे व्यक्ति इस वजह से मेहनती है। अब इसका एक फायदा क्या होगा कि हम हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी आएगी, हम कभी भी थकेंगे नहीं। और जब कभी थक रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्यों है? क्योंकि हमारी कुंडली में सूर्य 12 में है। सूर्य जो होता है वो व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। हमारे अंदर जो विचारधाराएं बन रही हैं वो कितनी सकारात्मक है, कितनी आशावादी हैं। अगर वो ग्रह 12 में बैठेगा तो आपके आशावादी प्रवृत्ति को कमजोर कर देगा, ऑप्टिमिस्टिक नेचर को कमजोर करेगा। इसके साथ साथ अगर लग्न में मंगल और लग्न में बुध बैठे, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी भी बुध ही होते हैं, बुध के अंतर्गत 2 राशियां आती हैं। यहां मैंने 3 नंबर पे कहा था कि बुध स्वामी है, 6 नंबर के भी स्वामी बुध ही होते हैं, 7 नंबर के स्वामी भी शुक्र होते हैं। यहां भी मैंने 2 नंबर पे कहा था कि शुक्र स्वामी होते हैं, यहीं बैठे हैं। तो उसी तरीके से सामान्यतया हमारे नेत्र 2 हैं, आंखें के आंख 2 होने के बाद भुजाएं 2 हैं, परनाक 1 है, मुंह 1 है, गाल 2 हैं, दांत 32 है। तो हमारे शरीर की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, घट रही है अंगों की, उसी तरीके से यहां पे ग्रहों की जो राशियां होती हैं वो बढ़ रही हैं और घट रही हैं। सूर्य के पास 1 राशि है, चंद्रमा के पास 1 राशि है, बाकी इसके अतिरिक्त जितने ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जो बचते हैं, इन 5 ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं। जैसे शुक्र के पास वृष राशि तो तुला राशि, ये 2 राशियों के स्वामी हो गए। चंद्रमा के पास 1 राशि है, सूर्य के पास भी 1 ही राशि है, बुध के पास 2 राशियां हैं, मतलब मिथुन राशि और कन्या राशि। इन दोनों स्वामी जो ये जो राशियां हैं, इसके स्वामी बुध देव हैं। उसी तरीके से मंगल देव की राशि वृश्चिक है और मेष है, मतलब मंगल देव मेष राशि के स्वामी होते हैं और वृश्चिक के भी स्वामी होते हैं। उसी तरीके से देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु है
और मीन राशि है। जहां कहीं भी ये किसी भी वर्ग चार्ट में, जैसे यहां पे 9 लिखा है तो यहां पे भी 9 लिखा है, यहां पे भी 9 लिखा है, यहां पे भी 12 लिखा है, किसी भी वर्ग चार्ट में आप जब देखेंगे तो 12 तक ही गिनती पूरी होगी। 12 के बाद वापस 1 आएगा, 12 के बाद वापस 1 आएगा, 12 से बढ़ करके आप 13 में नहीं जा रहे हैं। और ये जो राशियां हैं ये किसी न किसी ग्रह के क्षेत्र में आती हैं। तो मैंने कहा कि गुरु देव के अंतर्गत भी 2 राशियां हैं। शनि देव की जो राशियां हैं वो मकर है और कुंभ है। आप इसको अंग्रेजी में सर्च कर सकते हैं, अंग्रेजी मुझे नहीं आती। तो मकर राशि और कुंभ राशि, ये राशि के स्वामी शनि देव हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जिस भी भाव का स्वामी है वो बैठा कहां है। तो इस भाव का स्वामी था, यहीं बैठ गया। इस भाव के स्वामी चंद्रमा थे, यहीं बैठ गए। और तीसरा, इस भाव के स्वामी थे, यहां बैठना चाहिए था, यहां बैठे हैं बुध। शनि को कहां बैठना था? या तो यहां बैठना था या तो यहां बैठना था, पर कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं। मंगल को कहां बैठना था? यहां बैठना चाहिए था या तो यहां बैठना चाहिए था, पर कहां बैठे हैं? लग्न में बैठे हैं। बुध को कहां बैठना चाहिए था? यहां बैठना चाहिए था और यहां बैठना चाहिए था, बैठे हैं लग्न में। गुरु को कहां बैठना चाहिए था? गुरु को यहां बैठना चाहिए था या तो यहां बैठना चाहिए था, पर बैठे कहां हैं? यहां बैठे हैं। तो मैंने क्या बात कही कि कोई आवश्यक नहीं है कि जिस ग्रह की जहां राशि बन रही है वो वहीं बैठा रहे, पर अगर जिस भी ग्रह की राशि जहां बनी है अगर वो वहीं बैठेगा तो वो बलवान होगा। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कि यहां ये बैठा है बलवान है, यहां ये ग्रह बैठा है बलवान है। दूसरी, अब सिद्धांत पे आते हैं। तो शास्त्र कहता है कि ये लग्न है, ये चतुर्थ है, ये सप्तम है, ये दशम है। अगर इन चारों भावों में, ये केंद्र के स्थान कहे जाते हैं, अगर इन चारों भावों में देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, शुक्र बैठे हों, बुध बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों तो कुंडली स्वतः बली हो जाती है। तो गुरु बैठे हैं, बुध बैठे हैं और चंद्रमा बैठे हैं। मतलब कौन नहीं बैठा? शुक्र नहीं बैठा। तो शुक्र नहीं बैठा है, पर कहां बैठा है? जहां उसको बैठना चाहिए था। तो शुक्र भी बलवान हो गए, गुरु केंद्र में होकर के बलवान हो रहे हैं, बुध लग्न में बली होते हैं, चंद्रमा लग्न में व्यक्ति को बैठ करके कुशाग्र बना देता है। तो हमारी कुंडली में क्रमशः 4 शुभ ग्रह होते हैं, शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु। और चारों ग्रह या तो केंद्र में बैठे हैं या तो स्वग्रही बैठे हैं। मतलब स्वग्रही बैठे हैं 2 ग्रह, चंद्रमा अपनी राशि में और शुक्र अपनी राशि में, और 2 अन्य शुभ ग्रह गुरु और बुध जो बचते हैं वो केंद्र में बैठ गए। तो 2 अतिरिक्त भावों का बल हमें और मिल गया। मतलब हमारा भाग्य भी ठीक है। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव ये है, जहां से मैंने बात कही, तो भाग्य भाव के स्वामी केंद्र में आ गए। यहां पे बुध बनते हैं जो जन्म कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न में आ गए। इसका अर्थ होगा कि हमारी कुंडली में 4 शुभ ग्रहों का बल मिल रहा है। इस वजह से हमारी कुंडली बलवान है। हमारी कुंडली कमजोर नहीं है। हमें अपने आत्मविश्वास पे नियंत्रण स्थापित करना है। हमें जो बनना है, हमारा ग्रह बुध शुक्र हमें बनाएगा, हमारा ग्रह चंद्रमा हमें बनाएगा, हमारा ग्रह बुध हमें बनाएगा, हमारा ग्रह गुरु हमें बनाएगा, हमारा ग्रह राहु भी हमें बनाएगा। क्यों राहु बनाएगा? क्योंकि राहु और केतु ग्रह नहीं होते हैं, ये परछाई हैं। तो किसकी परछाई है? तो जिसके साथ बैठेंगे उसकी परछाई ले लेते हैं, जिस राशि में बैठेंगे उसकी परछाई ग्रहण कर लेते हैं। जैसे जल की कोई आकृति नहीं होती है, वो आकार बदलता रहता है। बर्तन अगर आपने कढ़ाई में रख दिया तो कढ़ाई जैसा हो गया, और कोई डिब्बे में रख दिया तो डिब्बे जैसा हो गया। तो ये राहु और केतु भी ऐसे ही ग्रह होते हैं जो राशियों के आधार पे और ग्रहों के साथ बैठने पे बदल जाते हैं, उनकी आकृति ले लेते हैं। यहां पे राहु शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं। शुभ ग्रह कौन है? देवगुरु बृहस्पति, बुध हैं, चंद्रमा हैं, शुक्र हैं। तो जब कभी भी राहु शुभ ग्रह की राशि में बैठेंगे तो वो शुभ हो जाएंगे। मतलब हमारी कुंडली का राहु भी ठीक हो गया। और केतु, जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में केतु बैठे हैं तो केतु भी शुभ ग्रह हो गए। मतलब 4 पॉजिटिव ग्रह पहले से हमें सबकी कुंडली में ये शुभ ग्रह होते हैं, पर हमारी कुंडली में ये 2 अतिरिक्त अलग से शुभ ग्रह हमें मिल गए। कौन कौन? राहु और केतु। क्यों शुभ ग्रह मिल गए? क्योंकि ये शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं और ये शुभ भाव है। शुभ भाव कौन कौन सा है? मतलब आकाश का एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां बहुत अच्छा वातावरण होगा, और कुछ ऐसा भाव होगा, कुछ ऐसा क्षेत्र होगा, एक ऐसा स्थान होगा जो थोड़ा रुग्ण होगा, जहां रोग होगा, जहां जो कंपटीशन होगी, जहां पे परेशानी होगी, जहां से मृत्यु होगा, जहां से व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टेकल्स देखे जाएंगे। तो ये वो कौन कौन भाव है? तो शुभ भाव कौन कौन से हैं? पहला
चौथा, दसवां, पांचवां और नवां, ये शुभ भाव हैं। अशुभ भाव कौन कौन से हैं? छठवां, सातवां, आठवां, 12वां, दूसरा और तीसरा के साथ एकादशवां, ये भाव अशुभ भाव हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारी कुंडली में टोटल कितने शुभग्रह हो गए? 6 शुभग्रह हो गए। और जिस व्यक्ति की कुंडली में टोटल 6 शुभग्रह हो, वो व्यक्ति वैसे भी बहुत आगे जाता है। कंपटीशन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। और प्रतियोगिता क्यों आती है? विपरीत परिस्थितियों का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि हमारी दशाएं कई बार हमें प्रभावित करती हैं, है ना। यहां मैंने आपसे पहले इतनी सारी चीजें बता दी। अब आगे मैं यहां से पॉज करके आपको आपकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूं। ये अभी इसमें और भी बातें बाकी हैं जो मैं अभी आगे लेके आऊंगा। जन्म होता है आषाढ़ माह, दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, गुरुवार, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। मतलब हमें जब कभी भी, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें जब कभी भी अपना जन्म दिवस मनाना होगा, हम कब मनाएंगे? हिंदी महीने से आषाढ़ माह में, जब वर्षा ऋतु रहती है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में। जब आषाढ़ का महीना शुरू होगा तो आरंभ के 15 दिन कृष्ण पक्ष के रहेंगे। 15 दिन के बाद शुक्ल पक्ष शुरू होगा। तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन, मतलब आषाढ़ महीना पूरे 30 दिन का होगा, जिसमें से 15 दिन पहले कृष्ण पक्ष के बीतेंगे, उसके बाद 3 दिन शुक्ल पक्ष के बीतेंगे, और फिर जो चौथी तिथि आएगी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, उस दिन हमें अपना जन्म दिवस मनाना है। अब याद रहे, नक्षत्र भी हमें देखना होगा। तो नक्षत्र है हमारा आश्लेषा। अब ये जो नक्षत्र होगा वो आपको उस दिन उस समय देखना होगा कि ये आश्लेषा नक्षत्र आषाढ़ माह में कब आ रहा है। जब जिस दिन आश्लेषा नक्षत्र आएगा, हमें उसी दिन अपना जन्म दिवस मनाना है। ये अंग्रेजी महीने से 20 जून होता हो, 25 जून होता हो, अंग्रेजी की 12 गोली, पर हमें कब जन्मदिन मनाना है? आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के चौथी तिथि को। और अगर और नजदीक से देखना चाहते हैं तो आश्लेषा नक्षत्र। मैं आपको जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारा जो संबंध होता है, उनका रिलेशन होता है हमारे नक्षत्रों से होता है। क्योंकि नक्षत्र सबसे महीन दूरी तय करता है ना। वो कभी भी उसका क्षरण नहीं होता है, उसमें ही सारे ग्रह गोचर करते हैं, उसमें ही चंद्रमा गोचर करते हैं। 2700 नक्षत्रों का विवाह चंद्रदेव से हुआ है। नक्षत्रों के जो पतिदेव हैं वो चंद्रमा कहे जाते हैं। और ये चंद्रमा हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि ये हमारे स्वभाव को, हमारी महादशा को, हमारे जीवन में उठने बैठने, चलने, सोने, खाने पीने, जागने, सोने, सब कुछ इसी नक्षत्र से हमें मिलता है। मतलब आप जो सबसे माइन्यूट लेवल पे जो बात करते हैं, जहां से आप विचार करते हैं, जहां से आपका थॉट प्रोसेस शुरू होता है, वो इसी नक्षत्र से शुरू होता है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अगर मन के अनुकूल नहीं है, मन परेशान है, चिंतित है, व्यथित है, कुंठा में ग्रसित है, डिप्रेशन में है, परेशानियां उसके जीवन में आ रही हैं, निरंतर स्वास्थ्य कमजोर रह रहा है, मन परेशान है, तो इन सभी चीजों के पीछे एकमात्र कारण चंद्रमा के नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो हमारा जो जन्म हुआ वो हुआ किसमें? आश्लेषा नक्षत्र में। ये वही नक्षत्र है जिसमें ये शोर मचा था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। पर वस्तुतः इसी नक्षत्र काल में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था, इसी नक्षत्र काल में। इसलिए इसे तो मूल नक्षत्रों की श्रेणी में रखा गया है। गंडमूल में ये नक्षत्र आते हैं, इस वजह से मूल शांति भी करानी चाहिए। मैंने जहां तक अपने जीवन में जितनी भी कुंडलियां मैंने देखी हैं, वहां पे एक बात देखी है कि जो भी व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा होता है उसके जीवन में थोड़ी विषम परिस्थितियां बनती हैं। ये बहुत सामान्य बात है। पर हम एक बात और भी देख चुके हैं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर वो जन्म उसका मूल नक्षत्र में आया है, वो गंडमूल में पड़ा है, अगर वो एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर उसकी प्रगति दुनिया देखती है। ये बात मैंने सामने से देखी है। और ये कोई मतलब दबी हुई बात नहीं है, ये दुनिया जानती है कि मूल वाले अगर एग्जिस्ट कर गए, अगर उन्होंने अपनी समस्या सुधार ली, अपनी लड़ाई लड़ ली, तो उनके जैसा जीतने वाला उसके आसपास में कोई नहीं होता है। आपका जन्म आश्लेषा में हुआ है, इस वजह से विष वाले जानवरों से, ऊंचाई से, पहाड़ से, नदी से, झरने से, सिंह वाले जानवर से, है ना, विष से कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई अनजाना व्यक्ति है, उससे सावधान रहें। मामा के लड़के, फुआ के लड़के, चाचा के लड़के, इन लोगों से भी सावधान रहना है, क्योंकि कई बार इनकी भी दृष्टि हमारे ऊपर अच्छी नहीं रहती है। आज कलयुग का प्रभाव है, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दूंगा, पर ये दृष्टि जो होती है ना, ये बड़ी कामुक हो जाती है। तो तुरंत ही आपके
प्रति उसका भाव खराब वाला पैदा हो जाता है, मतलब उसके अंदर का काम जागृत हो जाता है। ये बात बहुत आवश्यक होगा। तो आश्लेषा में जन्मे हैं, इसका एक प्रभाव। दूसरा, ओम सर्पेभ्यो नमः, इस मंत्र से वासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन, जैसे अभी श्रावण माह में नाग पंचमी बीता है, तो अगली नाग पंचमी जो आए उस दिन आपके माता पिता या आप स्वयं मिट्टी का नाग बना करके उनको विधिवत पूजा करके, मतलब धूप दिखा देना है, दिया जला देना है, कुछ भोग लगा दीजिए, दूध वहाँ सामने रख दीजिए और उनके सामने बैठ करके इसी मंत्र का जप कर लेना चाहिए, श्री सर्पेभ्यो नमः। या अगर माता पिता करते हैं तो ओम सर्पेभ्यो नमः। और चटौली एक घास होती है, चटौली की जड़ अगर हो सके तो गले में बांध लीजिए, ना बन पड़े तो आप गुलाब का जो पौधा होता है उसकी भी जड़ अपने गले में बांध सकते हैं। पर यह मंत्र आप सदैव अपने मन में स्मरण कर सकते हैं। यह नक्षत्र का मंत्र है जो कई बार आपको बेवजह आपके जीवन में परेशानियां देने का काम करता है। पर अब मूल बिंदु पे आते हैं। आश्लेषा के बाद हर्षण वियोग, वणिजकरण, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी समस्या का अंत ढूंढेगा और उसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपके मूल बिंदु पे लेके आता हूं दशमांशा चक्र पे, जहां से हम अपने करियर का ओवरऑल ग्रोथ देखते हैं। तो यहाँ पे मिथुन राशि की कुंडली बनी है, मिथुन राशि यहाँ बनी है, मतलब यहाँ पे जो 12वें भाव की राशि थी वो यहाँ पे लग्न में बन गई। ये एक ऐसी राशि है जो शीर्षोदयी राशि है। राशियों के श्रेणी क्रम बनाए गए हैं, उसमें ये शीर्षोदयी राशि है। एक राशि होती है पृष्ठोदयी राशि जो पीठ की तरफ से उदय होती है, और ये राशि है शीर्षोदयी राशि। तो दशमांशा कुंडली के लग्न में अगर शीर्षोदयी राशि का निर्माण हो जाएगा तो हमें ये बात इत्मीनान रखने ला चाहिए कि हमारा बच्चा सफल होगा। क्योंकि यहाँ पे बुध बने हैं तो कहाँ सफल होगा, तो बुध बैठे हैं विदेश भाव में, यानी कि 12वें भाव में। इसका अर्थ होगा कि अब एक सूत्र मैंने बताया था दशमांशा कुंडली पे कि अगर लग्न का स्वामी 6वें बैठा हो तो व्यक्ति सफल होगा थोड़ा देर से। लग्न का स्वामी 8वें भाव में बैठेगा तो वहां भी वो सफल होगा, पर उसको लंबी दूर तक की यात्रा तय करनी पड़ती है, तब जाकर के वो सफल होगा। मतलब वहां वो कई बार हार चुका होता है। दशमांशा कुंडली के लग्न के अधिपति 12वें बैठे हैं, मतलब अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यक्ति का एजुकेशन होगा और विदेश में ही सफल होगा। देर होगी पर सफल अवश्य होगा। अब एक बात करते हैं कि शुक्र भी 12वें बैठे हैं स्वग्रही, यहां भी शुक्र स्वग्रही बैठे हैं। और यहां पे शुक्र की बात अगर करते हैं तो यहां शुक्र लग्नेश हो करके लग्न को देख रहे हैं। मैंने बताई थी ना, शुक्र वृषभ के और तुला के अधिपति हैं, तो भाव का स्वामी भाव को देखेगा तो भाव को बलि बनाएगा। अरे भाई सामान्य बात है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अपने भोजन को देख रहा हूँ, मैं अपने भोजन की सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं अपने घर के जस्ट सामने बैठा हूँ, मतलब मैं अपने घर की सुरक्षा कर रहा हूँ। तो ठीक वही भाव कि जहाँ ग्रह बैठता है उसके ठीक 7वें भाव को देखता है। कोई भी ग्रह अपने से ठीक 7वें भाव को देखता है। तो यहाँ शुक्र जब देखेंगे तो आपके दाम्पत्य को ठीक रखेंगे। यहाँ पे लग्न का स्वामी 12वें बैठा और शुक्र के साथ बैठा, मतलब 12वां भाव सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे शुभग्रह की राशि बनी है, शुक्र शुभग्रह होते हैं, और स्वग्रही शुक्र बैठे हैं बुध के साथ, लग्नेश भी 12वें भाव में। मतलब हमें असफल होने से डरना नहीं है, हमारी सफलता सुनिश्चित है। और उसका दावा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ ये ग्रह सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ एक भाव मेरा बलवान है। स्त्री जातिका की कुंडली के लिए लग्न में सम संख्या की राशि का बनना बहुत अच्छा होता है। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये विषम संख्या की राशियां हैं, जबकि 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या की राशियां हैं। तो लग्न में 4 नंबर लिखा है, मतलब हमारी कुंडली निश्चित रूप से सफल होगी, क्योंकि एक तो मैं स्त्री हूं, ये स्त्री की कुंडली हो गई, और दूसरा ऊपर से सम संख्या की राशि बन गई। यहाँ पे शुभग्रह की राशि बनी है, बुध शुभग्रह होते हैं। नवमांश कुंडली में लग्न में शुभग्रह की राशि बनी है। ये थोड़ी अच्छी कुंडली नहीं है, ये बहुत अच्छी कुंडली है, जिसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता कि लग्न में यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी शुभग्रह की राशि, यहाँ भी शुभग्रह की राशि। मतलब हमारे जीवन में जो थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है वो पीछे वाली दशा के कारण, या कई बार जब महादशाएं चलती हैं तो उसी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह का जो अंतर होता है वो कई बार थोड़ा डिग्रेडेशन में लेके जाता है। अभी जातक के ऊपर से शुक्र की दशा चल रही है और ये शुक्र बैठे हैं, परिणाम जरूर देंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे तो कैसे, उसका क्षेत्र कैसा है। तो जन्म कुंडली के 5वें स्थान में मंगल, सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। लग्न का अधिपति पहले बहुत बढ़िया, शनि जन्म कुंडली में
मंगल को देख रहे हैं। यहाँ पे शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे मंगल के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है। इसका अर्थ होगा कि हर जगह मंगल और शनि का संबंध कुंडली में बन रहा है। लग्न कुंडली में एक साथ बैठ गए, नौमांश कुंडली में चंद्रमा और मंगल और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है। नौमांश कुंडली में के बाद दशमांशा कुंडली में भी मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है। मंगल तुला के बैठे हैं, सूर्य नीच के बैठे हैं। इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो रही है हमें अपने कर्म क्षेत्र को प्रोग्रेस देने में, पर 1 से 2 असफलता के बाद व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। असफल क्यों हो रहा है, आत्मविश्वास कमजोर क्यों है? इस सूर्य के कारण और इस शुक्र और बुध के कारण। बुध के कारण क्योंकि बुध लग्नेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं तो थोड़ा डिग्रेडेशन देते हैं, पर बाद में। दूसरा, मैं अपने कर्म क्षेत्र में सफल होंगी या नहीं, या होऊंगा या नहीं, इसका निर्णय मुझे कैसे पता चलेगा? तो ज्योतिषियों ने इसके लिए एक सिद्धांत बताया कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों या ग्रह अच्छे बैठे हों तो हम ये रख सकते हैं कि नहीं, मैं सफल होऊंगा। तो जन्म कुंडली के 2 परम मित्र, तीनों परस्पर परम मित्र एक साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा भी मित्र हैं, सूर्य भी मित्र हैं और मंगल भी मित्र हैं। तो 3 मित्र ग्रह एक साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए। और यहाँ के स्वामी जो शुक्रदेव हैं वो 12वें अपनी राशि के बैठे हैं। मतलब थोड़े देर तो करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बात कही थी कि 12वां भाव कमजोर भाव है, खराब भाव है, उसे कमजोर भाव कहा जाता है, निष्ठ भाव है वो। इसी वजह से जब पंचमेश 12वें भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति की सफलता देर से देंगे। अब मैं पंचम भाव के स्वामी को जब 12वें भाव में देख रहा हूं तो ये क्यों कह रहा हूं कि वो देर से सफलता देंगे? तो अब उसका उत्तर यहां है, क्योंकि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से जिस तरीके से मैंने धन के बारे में चर्चा की थी कि धन का विचार किया जाता है और किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए द्वितीय भाव से धन का ही विचार किया जाएगा, उसी तरीके से जन्म कुंडली के पंचम भाव से किसी भी व्यक्ति के लिए उसके फल की चिंता की जाती है, उसका परिणाम देखा जाता है, उसके पराक्रम के बाद मेहनत को देखा जाता है। वो कितना परिणाम, मतलब एग्जामिनेशन के बाद आपका रिजल्ट कहां से देखा जाएगा? जन्म कुंडली के पंचम भाव से। मतलब यहां पे जब हम बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं पर मंगल नीच के बैठे हैं। एक ग्रह होता है वो उच्च सिंहासन पे बैठा होता है, वही ग्रह किसी नीचे सिंहासन पे बैठ जाता है। सामान्य बात है कि जब आप ऊंचे सिंहासन पे बैठेंगे तो आप सभी लोगों को देखते हैं, लेकिन जब आपका सिंहासन नीचे हो जाता है तो आप किसी को नहीं देख पाते हैं। तो ये जो पंचम भाव है, मतलब जो हमारे मेहनत करने के बाद परिणाम का भाव है, ये नीच का बैठा है। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वो नीच का बैठा है, वस्तुतः वो अपना नीच भंग भी कर रहा है। मतलब मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाएंगे तो वो ग्रह वापस अपनी स्थिति को मेंटेन करेगा, पर पहले तो नीच का हुआ है, इस वजह से वो परिणाम में दिक्कत दे रहा है, इस वजह से वो व्यक्ति को थका रहा है। दूसरी बात भी यहाँ पे है कि यहाँ पे भी पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो 12वें बैठे हैं, लग्नेश भी 12वें बैठे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को जो परिणाम मिलेगा वो थोड़ा धकाएगा, थोड़ा दौड़ाएगा, थोड़ा भगाएगा, थोड़ा घुमाएगा, मति को परेशान करेगा, निर्णय लेने में परेशानी करेगा, आत्मविश्वास को कमजोर करेगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरा कुछ होगा ही नहीं, पर होगा सब कुछ। वो क्यों? क्योंकि यहाँ ये ग्रह बैठा है 11वें भाव के शुक्र, पूछ पूछ करके आपसे आपकी इच्छा की पूर्ति करवाते हैं। ये बात याद रखना चाहिए। अभी शुक्र की ही दशा चल रही है, आने वाली दशा 2025 के अक्टूबर से आ जाएगी, हमारा काम फिर से बन जाएगा। हम फिर आगे चंद्रमा में आ जाएंगे, फिर हमारे लग्नेश आ जाएंगे, फिर हमारी कुंडली का मंगल आ जाएगा, हमारी कुंडली का योग कारक ग्रह आ जाएगा। मतलब कर्क लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा का, मंगल का बलवान होना बहुत आवश्यक है, और ये दोनों ही ग्रह लग्न में बैठे हैं। चंद्रमा से गुरु केंद्र में गजकेसरी योग का निर्माण, शनि और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली के अष्टम स्थान से बन रहा है। मंगल जहां बैठेंगे वहां से 7वें घर को देखेंगे, शनि जहां बैठेंगे वहां से 7वें घर को देखेंगे, बुध जहां बैठेंगे वहां से 7वें घर को देखेंगे, चंद्रमा जहां बैठेंगे वहां से 7वें घर को देखेंगे। अब कोई एक व्यक्ति है जिसको सिर्फ सामने देखना है, पर कुछ जन ऐसे भी हैं जो पीछे भी देख लेते हैं। ब्रह्मा जी को 4 मुख प्राप्त है तो वो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, भगवान नारायण को भी वैसे ही है, गणेश जी को भी वैसे ही। तो देवताओं के अलग जो है वो नेत्र हैं, वो कई दिशाओं में देख लेते हैं। तो उसी तरीके से एक एक ग्रह को अलग अलग कुछ दृष्टियां प्राप्त हुई। तो मंगल को 7वीं दृष्टि तो प्राप्त हुई है, पर ये जहां बैठेंगे वहां से 7वें घर के अतिरिक्त 8वें भाव को भी देखेंगे। अष्टम भाव से मंगल का जब संबंध बनेगा और शनि इस भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को आयु देंगे, रिसर्च, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक,
बहुत स्थिरमति बुद्धि वाला, गंभीर मानसिकता, रिसर्च पे काम करने वाला, डॉक्टर और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफल होने वाला और नैसर्गिक रूप से व्यक्ति चीर फाड़ करने वाला, बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाता है, कभी दिमाग का डॉक्टर बन जाए, मतलब इस तरीके का बहुत अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट बन जाए, कुछ इस तरीके के डॉक्टर क्षेत्र में व्यक्ति को सफल होते देखा जाता है। दूसरी कि किसी भी भाव पे जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो वो भाव बलवान हो जाता है। तो गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा शुभ ग्रह हैं और गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। मतलब जिस तरीके से मंगल को एक अतिरिक्त दृष्टि यहां 8वीं पड़ी, उसी तरीके से गुरु को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिलती है। तो इस वजह से गुरु की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी वहां वहां वो उस भाव को बलवान बनाएंगे। तो शुक्र यहां पे देख रहे हैं शुभ ग्रह होकर के, क्योंकि 7वें भाव को देखते हैं। जब आप यहां से 7 घर आगे गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गुरु को जब देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब गुरु यहां से बैठ करके यहां देख रहे हैं। शुक्र, बुध, शनि, चंद्रमा यहां देखेंगे 7वें भाव पे। तो जहां जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, वो भाव बलवान होगा। और गुरु की दृष्टि तो वैसे 12वें भाव पे सूर्य पे भी है। इस वजह से व्यक्ति अपने चरित्र का निर्धारण, कोई गड़बड़ी में नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें बस अपना काम करना है। पर हमें रहना विदेश में है, हमें पढ़ाई विदेश से करनी है और हमें अभी इस दशा काल में जो 2042 तक चलेगी, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी कमजोर नहीं करना है। 2025 के अक्टूबर में जो दशा आएगी उसका निर्धारण आप अभी से हो चुका है। आप आराम से आगे बढ़िए, जैसे वो दशा आगे बदलेगी चीजें अपने आप आपके फेवर में आने लगेंगी। क्लियर है? कोई भी काम करना हो, हम पुष्य नक्षत्र देखेंगे, स्वाति देखेंगे, आर्द्रा देखेंगे, रोहिणी देखेंगे, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, श्रवण और हस्त, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए देखना होगा। हमारी कुंडली में अभी 2042 तक शुक्र की दशा है, जो इस कुंडली के लिए हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला ग्रह बन रहा है। यहां भी बढ़िया बैठा है और यहां भी जन्म कुंडली में ठीक बैठा है, खराब नहीं बैठा है। हमारा व्यय, हमारे लिए हमारे माता और पिता का व्यय 1 से अधिक बार होगा, पर हम सफल निश्चित रूप से होंगे। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 5 रहेगा। शुभ रंग सफेद और चांदी का रंग, स्लेटी रंग और गेरुआ भी रहेगा। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के लिए अगर बन पड़े तो एक मोती धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज भी बन सकता है। वैसे इस कुंडली के लिए मोती सबसे अच्छा है। मूंगा भी पहन सकते हैं, पर मूंगा भी पहन सकते हैं, इस कुंडली में मूंगा भी बनता है। तो आपको अगर एनर्जी लो फील होता होगा तो आप मूंगा का भी पहन सकते हैं। वैसे सबसे बढ़िया चंद्रमा का रत्न मोती सबसे बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त मैंने जो जड़ कहा है वो आदित्याय नमः का जप इस व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ्य आवश्यक रूप से देना चाहिए। सूर्य नमस्कार प्रत्येक दिन आवश्यक रूप से करना चाहिए, चाहे कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो। जिस तरीके से लोग व्यायाम के लिए, जिम के लिए और पता नहीं क्या क्या करने के लिए समय निकालते हैं, वैसे हमें प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार के लिए, ये प्राणायाम होता है, उसके लिए हमें निश्चित रूप से प्रत्येक दिन समय निकालना है। ये कुंडली विदेश में सफल होगी और जन्म कुंडली बहुत अच्छी बनी है। लग्न का मान बहुत अच्छा है, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सिर्फ सूर्य कमजोर हैं, हमें उसी को ठीक करना है। मूंग की दाल, चने की दाल दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीतल दान कर सकते हैं, तांबा दान कर सकते हैं। रविवार के दिन नमक का सेवन बंद करना चाहिए। घृणी सूर्याय नमः मंत्र से अर्घ देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्योम, इस मंत्र से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आदि आदि चीजें करनी चाहिए। देर तक सोना और देर तक जागना इस कुंडली को नुकसान करेगा। मांसाहार का भक्षण बिल्कुल कम करिए। ड्राई फ्रूट जितना ज़्यादा हो सके खा सकते हैं, सूखे मेवे। इसके अतिरिक्त आप सलाद, हरी सब्जियां जितना ज़्यादा हो सके बिल्कुल ही मांसाहार से हट करके आप जितना काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। विवाह आदि के लिए वृष राशि वृष लग्न का जातक ठीक रहेगा। कर्क राशि कर्क लग्न का जातक ठीक रहेगा। उत्तर की दिशा विवाह के लिए बहुत अच्छी है। विवाह आप विदेश में रहने वाले लड़के से भी करा सकते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।